मैं अमदर्स पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तिता। अभी हम जो है देखने वाले हैं भौतिक गुणों में प्रवृत्ति। भौतिक गुणों में प्रवृत्ति, इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने तत्वों का क्या देखे थे, आवर्ती गुण को देखे थे, जिसमें आपको आवर्ती गुण क्या है उसके बारे में हम लोग बताए थे। ये उसके बाद का टॉपिक है जो कि दिया गया है आपका भौतिक गुणों में प्रवृत्ति। भौतिक गुणों में आप देखेंगे तो भौतिक गुणों में बहुत सारे प्रवृत्ति देखने को मिलता है, जैसे गलनांक, जैसे हमारा क्या है गलनांक, उसके बाद क्या है हमारा क्वथनांक, है ना। उसके अलावा और भी हम देखें घनत्व की बात कर सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, भौतिक गुणों की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। बट यहाँ पर हम जो है इन भौतिक गुणों के बारे में बात ना करके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो भौतिक गुण होता है उनके बारे में क्या करने वाले हम लोग जानने वाले हैं। किसके आधार पर भाई, हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के क्या होते हैं, जो भौतिक गुण होते हैं, तत्वों के जो हमारे क्या हैं भौतिक गुण हैं, इन गुणों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ये भी सब भौतिक गुण है भाई, लेकिन हम इनके बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, इन सब के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो भी तत्वों के जो भौतिक गुण होते हैं हम उसके बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और इसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के भौतिक गुण हैं उसको यहाँ पर कई भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। जिसमें पहला भाग है परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या। एवं कौन सा है हमारा भाई, आयनिक त्रिज्या। तो पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा परमाणविक और आयनिक त्रिज्या। दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा आयनन एंथैल्पी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, आयनन एंथैल्पी क्या है, कैसा है, सब पढ़ते जाएंगे भाई तो आपको पता चलेगा। थर्ड हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग क्या, वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता ये हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता हम लोग पढ़ाई करेंगे भाई, है ना। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऋणता, है ना। इसके बाद हम लोग जो रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो तत्वों का गुण है वो पढ़ेंगे विद्युत ऋणता, है ना, या ऋण विद्युता। और लास्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके गुणों में वो है संयोजकता। तो ये हम जो है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो भी तत्वों के हमारे जो क्या होते हैं भौतिक गुण हैं, है ना, वो हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। जिसमें हम लोग पहले परमाणविक और आयनिक त्रिज्या देखेंगे। पहले हम लोग जो है परमाणविक त्रिज्या देखेंगे, फिर आपका आयनिक त्रिज्या देखेंगे। उसमें और भी कुछ पॉइंट है वो भी हम लोग क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे क्या करते जाएंगे भाई, हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट इसके अंतर्गत आता है। तो चलिए हम किसकी ओर चलते हैं, हम लोग परमाणविक त्रिज्या की ओर चलते हैं। तो ठीक है, परमाणविक त्रिज्या ये दिया है हमारा कौन सा, परमाणविक त्रिज्या। अब यहाँ पर जो परमाणविक त्रिज्या दिया गया है हम इसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। परमाणविक त्रिज्या होता क्या है, तो यहाँ पर आप जो है परमाणविक त्रिज्या को आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं भाई। परमाणविक त्रिज्या क्या होता है आप आसानी से समझ सकते हैं, है ना। एटॉमिक रेडियस होता क्या है, वैसे आप जो है मैथ्स में पढ़े होंगे। ये हमारा वृत्त होता है, क्या होता है, हमारा वृत्त होता है। और इस वृत्त में एक सेंटर पॉइंट होता है ना, ये हमारा सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई मान लो चक्कर लगा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, परिधि से लेकर के बीच की दूरी, जो नाभिक की बीच की दूरी है वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। बस वैसा ही है हमारा परमाणविक त्रिज्या। क्या हमारा भाई, परमाणविक त्रिज्या। तो परमाणविक त्रिज्या होता क्या है, तो आप बोल सकते हैं किसी परमाणु में नाभिक और अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होता है उनके बीच की क्या होता है, जो दूरी होती है वही उसकी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। किसी परमाणु में नाभिक और अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाती है भाई, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो लिख सकते हैं किसी, है ना, परमाणु में, किसी परमाणु में, है ना, नाभिक
नाभिक और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है ना के बीच की क्या होती है भाई हमारी दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। बीच की दूरी क्या कहलाती है आपकी? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो आप परिभाषा आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्या कहलाती है ये? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। आप जो है परिभाषा को फोकस ना ज़्यादा करके इसको फोकस करेंगे तो आप क्या करेंगे? आसानी से परिभाषा क्या कर पाएंगे? लिख पाएंगे। तो क्या बोल रहा है भाई? तो किसी परमाणु में नाभिक और अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उनकी बीच की जो दूरी होता है वही दूरी आपका क्या कहलाता है? परमाणु त्रिज्या कहलाता है। और बड़ा लिखेंगे तो लिख सकते हैं किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी उसकी क्या कहलाती है? आपकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो इस प्रकार से हम परमाणु त्रिज्या को क्या कर सकते हैं भाई? बता सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया नाभिक जिसमें प्लस चार्ज होता है और ये होता है अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉन की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होता है यही आपका क्या कहलाता है? आपका परमाणु त्रिज्या कहलाता है, या इसे हम लोग परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और वैसे आपको पता है कि किसी भी परमाणु का जो भी है त्रिज्या निकाल पाना बड़ा ही क्या है? कठिन होता है। क्यों कठिन होता है भाई? क्योंकि परमाणु इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग जो है उससे डायरेक्टली अगर उसको अलग करके उसका परमाणु त्रिज्या निकालना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, या उससे हम जो है परमाणु त्रिज्या डायरेक्टली जो है ज्ञात करना कठिन होता है। और आपने इससे पहले कई प्रकार के सिद्धांत भी पढ़े हैं, जैसे तरंग यांत्रिकी सिद्धांत पढ़े हैं, है ना, प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति पढ़े हैं, जहाँ पर हमारे जो कण हैं इलेक्ट्रॉन है उसको तरंग के समान और कण के समान, जैसे डी ब्रोगली समीकरण पढ़े हैं जिसमें आप पढ़े हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को तरंग के समान कण के समान माना जाता है। तो ये सारे बातें इसमें आता है, बट हमको ज़्यादा फोकस किसमें करना है? हमको वो है हमारा परमाणु त्रिज्या क्या है। तो आपको पता चल गया कि किसी भी परमाणु में नाभिक से लेकर अंतिम कक्षक के बीच या अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो भी दूरी होती है वही उसकी क्या कहलाती है? आपकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या कहते हैं। वैसे आयनिक त्रिज्या भी इसी टाइप का होती है भाई। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में ज़्यादा अंतर नहीं है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है हमारी? तो परमाणु त्रिज्या में क्या होती है? वो परमाणु फॉर्म में होती है। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें और यहाँ पर सोडियम आयन की बात करें, ठीक है, हमारे पास दो चीज़ यहाँ पर दिया गया है, एक सोडियम दिया है और एक क्या दिया गया है? हमारा सोडियम आयन दिया गया है। तो इन दोनों में अगर हम इस सोडियम में अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी की बात करें, ठीक है, ये सोडियम दिया गया है, सोडियम का परमाणु क्रमांक यहाँ पर 11 है और यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या आपका 11 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 11 है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो प्रोटॉन 11 तो है बट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? हमारा 10 है। तो उस स्थिति में अगर हम क्या बनाएं, इसका एक कक्षा में इस प्रकार से बनाएं तो पहले जो कक्षा होता है उस कक्षा में इस पर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा में कितना आएगा? हमारा 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। और थर्ड नंबर इसमें आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा चौथा अंतिम इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम लोग करेंगे तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से अगर हम भर देते हैं तो बीच वाला क्या है? हमारा नाभिक है। अब नाभिक के बाद का अगर हम क्या करते हैं, तत्व की बात करते हैं तो पहला में 2 तत्व, दूसरा में कितना करते हैं हम लोग? 8 तत्व। इस प्रकार से 5 3 कितना हो गया? 8। लेकिन तीसरा में यहाँ पर कोई जो है तत्व नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो है फिलहाल आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? 10 है। तो तीसरा कक्षा में जाने की नौबत ही नहीं है। तो यहाँ पर इनकी जो त्रिज्या होगी, हमारा सोडियम आयन की जो भी नाभिक से लेकर के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो भी क्या होगी हमारी दूरी होगी, वह दूरी उसकी क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या को प्रदर्शित करती है। किस अवस्था में? सोडियम के आयन अवस्था में। तो सोडियम के आयन अवस्था में जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो क्या होगी दूरी होगी, ये वो कहलाएगी आपकी आयनिक त्रिज्या। क्या कहलाएगी भाई? ये आयनिक त्रिज्या है ना, आयनिक त्रिज्या है ना, एक तरीका हम लोग ये बोल सकते हैं। और इस अवस्था में जो भी हमारी क्या होगी नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होगी वो कहलाएगी आपकी
परमाणुविक त्रिज्या। तो इस तरीक़ा से परमाणुविक त्रिज्या की परिभाषा क्या की जा सकती है, दी जा सकती है, बताई जा सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणुविक त्रिज्या होती क्या है। अब हम क्या करते हैं, परमाणुविक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। तो लिख देता हूँ मैं, परमाणुविक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। परमाणुविक त्रिज्या को क्या करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक हमको देखना है। तो परमाणुविक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। परमाणुविक त्रिज्या तो क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब इस परमाणुविक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं हमको देखना है। इसमें पहला कारक दिया गया है नाभिकीय आवेश। पहला क्या दिया है हमारा, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश का मतलब क्या होता है भाई, नाभिक में नाभिकीय आवेश लिख देता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ कि नाभिकीय आवेश होता क्या है। नाभिकीय आवेश का मतलब ये होता है कि यहाँ पर नाभिक में क्या होता है, प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी जितना कम होता है, इनका आकर्षण बल उतना ज़्यादा होता है। आकर्षण बल उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल जितना ज़्यादा होता है ना, वही उसका नाभिकीय आवेश कहलाता है। और नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा, परमाणु आकार उतना कम होगा। और नाभिकीय आवेश जितना क्या होगा, कम होगा, परमाणु आकार उतना क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि नाभिकीय आवेश अगर ज़्यादा होगा, अगर नाभिकीय आवेश क्या होगा, ज़्यादा होगा, नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश यदि है ना, नाभिकीय आवेश यदि क्या होगा, अधिक होगा, नाभिकीय आवेश अधिक होगा, अधिक होगा, तो परमाणु आकार, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या कम होगी। परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार कम होगा पहला। तो नाभिकीय आवेश अगर ज़्यादा होगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, कम होगा। और नाभिकीय आवेश अगर कम होगा, नाभिकीय आवेश यदि क्या होगा, कम होगा, कम होगा, तो परमाणु त्रिज्या या परमाणुविक त्रिज्या अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। तो पहला पॉइंट ये बोल रहा है, यदि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होगा, मतलब नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा, तो ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जब आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास रहेंगे, तो आकार क्या होगा, छोटा होगा। और आकार छोटा होगा तो परमाणु त्रिज्या कम होगी। और मान लो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो है आकर्षण बल कम होगा, तो एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो उस स्थिति में उसका त्रिज्या क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा, है ना। तो नाभिकीय आवेश कम तो परमाणु आकार क्या होगा हमारा, ज़्यादा। और नाभिकीय आवेश ज़्यादा तो परमाणु आकार कम होगा। तो इसको हम लोग लिख दिए हैं कि नाभिकीय आवेश अगर अधिक होगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, कम। और नाभिकीय आवेश अगर ज़्यादा होगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, आपका ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों पर क्या करता है, आपका मान डिपेंड करता है। आकर्षण ज़्यादा होगा तो पास होंगे, आकर्षण कम होगा तो दूर होगा, तो दूर होगा तो त्रिज्या बढ़ेगी, पास होगा तो त्रिज्या कम होगी। तो ये पहला हो गया कौन सा हमारा, नाभिकीय आवेश। हमने क्या देख लिया, नाभिकीय आवेश। सेकेंड हम चलते हैं परमाणु कक्ष की संख्या। परमाणु कक्ष की संख्या, परमाणु कक्ष की संख्या। तो परमाणु कक्ष की संख्या मतलब होता है जितना ज़्यादा कक्षा होगा त्रिज्या उतनी ही क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। परमाणु कक्ष की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो परमाणु कक्ष जितना ज़्यादा होगा, जैसे ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष, ये चौथा कक्ष। जैसे जैसे कक्षा क्या होगा, बढ़ेगा, जैसे जैसे कक्षा बढ़ेगा, जैसे पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जैसे जैसे परमाणु कक्षा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे नाभिक से दूरियां भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और परमाणु त्रिज्या क्या होते जाएगा भाई आपका, बढ़ते जाएगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि जैसे जैसे परमाणु कक्षा क्या होते जाएगा आपका, बढ़ते जाएगा, संख्या बढ़ते जाएगा, पहला से दूसरा कक्षा, दूसरा से तीसरा कक्षा, तीसरा से चौथा कक्षा, वैसे वैसे आपकी परमाणु त्रिज्या भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, मतलब परमाणु कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। अब संख्या बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगा भाई, ऐसा बात नहीं है। जैसे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन। तो कक्षा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ आपका जो है त्रिज्या भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो कितना पॉइंट हो गया हमारा, 2 पॉइंट। पहला हमने क्या किया, नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा तो परमाणु त्रिज्या कम होगा, नाभिकीय आवेश कम होगा, परमाणु त्रिज्या कम होगा, नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा तो परमाणु त्रिज्या कम, और नाभिकीय आवेश कम मतलब परमाणु त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उल्टा यहाँ पर होता है। परमाणु कक्षा की संख्या, परमाणु कक्षा की संख्या जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये है परिरक्षण प्रभाव। कौन सा प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, है ना। इसको हम लोग इससे पहले लेसन में हम लोग देखे भी थे, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव का मतलब ये है भाई कि यहाँ पर जैसे हमारा नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है, और ये उनके कक्षा है, हमारे चारों तरफ का ये क्या है, कक्षा है। तो आपको पता है कि परमाणु के जो नाभिक होता है, उस परमाणु के नाभिक के चारों तरफ कक्षा होता है। जैसे ये है n-1, ये है n-2, ये दूसरा कक्षा है, और ये कौन सा कक्षा है, पहला कक्षा है। तो आपको पता है कि पहला कक्षक में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद दूसरा कक्षक में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये भी आप जानते हैं। तो जो अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस इलेक्ट्रॉन का उससे पहले वाले कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा जो प्रतिकर्षण होता है ना, यही प्रतिकर्षण आपका क्या कहलाता है, आपका परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव। मतलब अंतिम कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं, उस इलेक्ट्रॉन का उससे पहले वाले कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या करना, प्रतिकर्षित करना, क्योंकि दोनों का चार्ज माइनस माइनस है। इस इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज कैसा होता है, माइनस होता है, और उस इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज माइनस होता है। इस कारण से बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को उससे पहले कक्षा में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और यही क्या कहलाता है, हमारा परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, परिरक्षण। जितना ज़्यादा प्रतिकर्षित करता है परिरक्षण प्रभाव उतना ज़्यादा है। तो परिरक्षण प्रभाव जितना ज़्यादा होता है, परिरक्षण प्रभाव, कौन सा भाई, रक्षण प्रभाव जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उनका आपका परमाणु आकार उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। परमाणु आकार उतना ही क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा। मतलब परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु आकार मतलब होता है त्रिज्या की ही बात कर रहे हैं, आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या तो बढ़ेगा ही। तो परिरक्षण प्रभाव जितना बढ़ेगा ना, परमाणु त्रिज्या भी क्या होते जाएगा, आपका बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये कितना पॉइंट हम लोग देखे, 3 पॉइंट। परिरक्षण प्रभाव आपने समझ गया होगा कि अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का उससे पहले कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रतिकर्षित होना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। और परिरक्षण प्रभाव जितना ज़्यादा होता है, मतलब प्रतिकर्षण जितना ज़्यादा होता है, परमाणु आकार उतना ही क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो बेचारा नाभिक के पास पहुँच ही नहीं पाएगा, वो दूर ही रहेगा, दूर रहेगा तो परमाणु त्रिज्या आपका बढ़ जाएगा। वैसे हम एक बात करें तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि किसी भी परमाणु का जो नाभिक है और नाभिक के बीच जो है, ये नाभिक है और ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच की जो त्रिज्या है उसको डायरेक्टली ज्ञात करना संभव नहीं है, उसको हम डायरेक्टली ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस कारण से परमाणु त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए, चूँकि डायरेक्टली संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, अतः परमाणु त्रिज्या की क्या हो सके, हमको जानकारी हो सके, इसलिए इसको कुछ भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। किसको, परिरक्षण प्रभाव के बाद जो भी परमाणु आकार है, परमाणु जो त्रिज्या है, उनको जानकारी के लिए यहाँ पर कुछ भागों में क्या किया जाता है, जानने
जानने के लिए, परमाणु त्रिज्या को जानने के लिए, परमाणु त्रिज्या को जानने के लिए कुछ भागों में यहाँ पर क्या किया जाता है, हमारा परमाणु त्रिज्या है उसको क्या किया जाता है, कुछ भागों में बांट दिया जाता है भाई। तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या को कुछ भागों में कौन कौन से भागों में बांटता है भाई, तो इसमें पहला होता है हमारा, वो होता है वान डर वाल्स त्रिज्या। क्या होता है हमारा, वान डर वाल्स त्रिज्या। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे अभी, इसके बाद वान डर वाल्स त्रिज्या। दूसरा होता है सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धात्विक त्रिज्या। इसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई हम लोग, धात्विक त्रिज्या, ये भी हम लोग देखेंगे, और एक आयनिक त्रिज्या भी देखेंगे, ठीक है। और एक क्या हो जाता है हमारा, आयनिक त्रिज्या। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, किससे, परमाणु त्रिज्या से रिलेटेड। तो ये 4 भागों में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला कौन सा है भाई हमारा, वान डर वाल्स त्रिज्या, पहला है वान डर वाल्स त्रिज्या, दूसरा है सहसंयोजक त्रिज्या, तीसरा है धात्विक त्रिज्या, और चौथा है आयनिक त्रिज्या। ये हम लोग 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। तो पहले किसके पास चलते हैं हम लोग, वान डर वाल्स त्रिज्या के पास चलते हैं। किसके पास, वान डर वाल्स त्रिज्या। चलिए फिर हम चलते हैं वान डर वाल्स त्रिज्या। पहला नंबर है वान डर वाल्स त्रिज्या। वान डर वाल्स क्या देखेंगे हम लोग, त्रिज्या देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं वान डर, है ना, वाल्स रेडियस। तो हमको देखना है वान डर वाल्स त्रिज्या होता क्या है, वान डर वाल्स रेडियस होता क्या है। वान डर वाल्स रेडियस क्या है, एकदम सरल है भाई। इसमें क्या होता है, ठोस अवस्था में अगर कोई तत्व है, ठोस अवस्था में कोई क्या है, तत्व है, तो उस तत्व के 2 निकटतम अणुओं, है ना, ठोस अवस्था में, मतलब किसी तत्व के या ठोस अवस्था में बोल सकते हैं, ठोस अवस्था में किसी तत्व के 2 निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। तत्व है क्या है, ठोस अवस्था में तत्व के 2 निकटतम अणुओं, तत्व के 2 निकटतम अणुओं, उसके निकटतम परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी का आधा वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। तो पहले लिख लेते हैं, फिर और समझेंगे। ठोस अवस्था में, इसमें भाई हमारा ठोस अवस्था में किसी तत्व के 2 निकटतम पर निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच के दूरी का आधा वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। तो हमने क्या बोला कि ठोस अवस्था में किसी तत्व के 2 निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का क्या होता है हमारा, आधा क्या कहलाता है हमारा, वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है भाई हमारा, वान डर वाल्स त्रिज्या। तो वान डर वाल्स त्रिज्या ये हम लोग परिभाषा देख लिए। अब इस वान डर वाल्स त्रिज्या में हमको कैसे देखना है, ये तो परिभाषा हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 हम ले लेते हैं अणु। ये हमारा हो गया एक अणु में 2 परमाणु होता है, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक और ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिया जाए, ये
और ये हो गया हमारा एक और, ये हमारा एक अणु है। तो हमारा 2 अणु दिया गया है हमारा, ये हमारा 2 परमाणु है, एक जो है एक परमाणु है, 2 परमाणु, तो एक अणु हो गया, ये 2 हमारा अणु हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, क्या बोल रहा है आपका परिभाषा, ठोस अवस्था में किसी तत्व के 2 निकटतम अणु, एक अणु ये है, एक अणु ये है, तो 2 निकटतम अणुओं के जो परमाणु हैं, इन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की जो दूरी है, ये हमारे नाभिकों के बीच की दूरी, ये है नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा होता है, मतलब हम बात कर सकते हैं ये वाला भाग से ये वाला भाग का, तो ये हमारा क्या कहलाता है आपका, ये जो भाग है इन दोनों का जो आधा भाग है, ये वाला भाग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यही आपका क्या कहलाता है, आपका वांडर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ये वांडर वाल्स क्या कहलाता है, आपका त्रिज्या कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, वाल्डर वाल्स त्रिज्या को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक अणु ये है जिसमें 2 परमाणु है, एक अणु हमारा क्या है, ए है जिसमें 2 परमाणु हैं, और परिभाषा यही कहता है कि कोई तत्व है, उस तत्व के 2 निकटतम क्या है हमारे अणु हैं, इन अणुओं के 2 क्या हैं, परमाणु हैं, है ना। इन परमाणुओं के नाभिकों की जो भी क्या है बीच की दूरी है, तो उन दोनों के बीच की दूरी का जो क्या है आधा होता है, वही आधा आपका क्या कहलाता है, वांडर वाल्स त्रिज्या कहलाता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, वांडर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका वांडर वाल्स क्या हो गया आपका त्रिज्या, है ना। अब हम चलते हैं ससंयोजक त्रिज्या। किसकी बात चलते हैं हम लोग, ससंयोजक त्रिज्या। तो दूसरा हमको क्या देखना है, सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरा देखेंगे हम लोग सहसंयोजक त्रिज्या, सेकेंड नंबर सहसंयोजक क्या देखेंगे हम लोग भाई, त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या होता क्या है, तो अभी हम जो परिभाषा दिए वैसा है, किसी तत्व के 2 या किसी तत्व के एक अणु के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, हमारा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। तो लिख सकते हैं, किसी तत्व के एक अणु के परमाणुओं के नाभिकों या परमाणु के नाभिक, है ना। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, किसी तत्व के एक अणु के परमाणु के नाभिक परमाणु के नाभिक के बीच के दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। तो ये बोल रहा है कि एक तत्व के, किसी तत्व के एक अणु के परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा, मतलब ये बोल रहा है आपका, अगर इसको हम लोग क्या कहना चाहें, दर्शाना चाहें, तो यहाँ पर ये हो गया एक परमाणु, ये हो गया दूसरा परमाणु, ठीक है, और ये हो गया इसका नाभिक और एक नाभिक। तो कोई तत्व है, उसका एक अणु है जिसमें 2 परमाणु हैं, तो इन दोनों के नाभिकों की बीच का जो क्या होगा, दूरी होगा, इसका जो आधा होगा, इसका जो हमारा क्या होगा, आधा होगा, यही क्या कहलाएगा, हमारा सहसंयोजक त्रिज्या। क्या कहलाता है हमारा, ये सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और अणु ले लेते हैं, ठीक है, एक और अणु ले लेते हैं, तो इनकी बीच की दूरी रहता है, और इनकी बीच की दूरी, मतलब ये जो वाला भाग होता है, ये कहलाता है हमारा वांडर वाल्स त्रिज्या, जो हम पहले क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो फिलहाल हमको क्या समझना था, सहसंयोजक त्रिज्या समझना था। हमने सहसंयोजक त्रिज्या को क्या कर लिया यहाँ पर भाई, समझ लिया कि सहसंयोजक त्रिज्या होता क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि किसी तत्व के जो भी एक अणु होता है,
उस अणु के जो परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं के नाभिक होते हैं, उनके बीच की दूरी का आधा आपका क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। और सहसंयोजक त्रिज्या को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, किसकी बात करें, उदाहरण की बात करें, तो हाइड्रोजन जो परमाणु होता है, हाइड्रोजन जो अणु है, हाइड्रोजन अणु की सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक क्या होता है हमारा जो त्रिज्या है, सहसंयोजक त्रिज्या, ये लगभग आपका बोल सकते हैं 75 क्या होता है हमारा सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 75 सेंटीमीटर नहीं, पिकोमीटर बोल सकते हैं, है ना। तो 75 पिकोमीटर अगर इसमें क्या होता है, ये होता है। तो उस स्थिति में हम देखते हैं तो उनमें टोटल हमारा जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन ये क्या है, परमाणु है, और इन परमाणुओं के जो बीच की दूरी है, ये तो हाइड्रोजन अणु है जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु है, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। तो इन दोनों के नाभिकों के बीच की जो दूरी है, इनका आधा, इनका आपका क्या होगा, आधा आपका क्या कहलाएगा, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। तो चूंकि हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी कितना है हमारा, 75 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, तो लगभग ये कितना आ जाता है हमारा 35 के लगभग आ जाता है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाता है हमारा 4 हो जाता है, 2 तिया 6 हो जाता है, बच गया कितना 1, तो 3 क्या है 2 सत्ते 14, तो लगभग हम लोग 35 35 70 देखें तो 37 के लगभग आता है। कितना आता है भाई हमारा, ये 37 के लगभग आता है। मतलब उन दोनों के बीच की दूरी का आधा कितना होता है हमारा 37 पिकोमीटर को, या मीटर जो है मैक्रो को क्या करता है, शो करता है। तो वही उसका क्या कहलाता है, आपका सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। तो इस प्रकार से सहसंयोजक त्रिज्या को परिभाषित किया जा सकता है कि सहसंयोजक त्रिज्या क्या होता है भाई, तो किसी भी तत्व के एक अणु के परमाणु के नाभिकों की बीच की दूरी का जो आधा होता है, वही आपका क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। और यहाँ पर सहसंयोजक त्रिज्या को जैसे दर्शाने के लिए हम x/y हम क्या कर सकते हैं, मान को लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है भाई। कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाता है आपका x, ये हो जाता है y, अपान कितना हो जाता है 2 से लिखा जाता है। तो जो भी मान आता है वही उसका क्या होता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपान कितना होता है 2 होता है, जिसमें ए जो है एक परमाणु की त्रिज्या को और बी जो है दूसरे परमाणु की त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। तो उनका जो आधा हो जाता है, वही आधा आपका क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। तो कितना त्रिज्या पढ़ लिया हम लोग, 2 त्रिज्या, पहला वान डेर वाल्स त्रिज्या और दूसरा हमने पढ़ा सहसंयोजक त्रिज्या। अब हमको थोड़ा सा आगे ज्ञात करना है सहसंयोजक त्रिज्या का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो सहसंयोजक त्रिज्या का मान क्या करना भाई, हमारा ज्ञात करना। ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो सहसंयोजक त्रिज्या का मान कैसे ज्ञात करते हैं भाई, तो पहला पॉइंट ये है कि सहसंयोजक जो भी त्रिज्या है, सहसंयोजक क्या है, जो त्रिज्या है, सहसंयोजक जो भी हमारा क्या दिया है, त्रिज्या दिया है, इसका जो मान है वो परमाणुओं की जो है, परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी करेंगे। पहले परमाणु के नाभिक के बीच की क्या करेंगे हम लोग, दूरी करेंगे। बीच के क्या होगा यहाँ पर, दूरी होगा, और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे हम लोग, 2। चूँकि हमारे सहसंयोजक त्रिज्या में केवल 2 परमाणु क्या करते हैं, भाग लेते हैं, तो हम दोनों परमाणु के नाभिकों के बीच की क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। दूरी दिया रहता है भाई आपका, उस दूरी का आप क्या करेंगे, पहले ज्ञात करेंगे, या तो पहले से दिया रहता है और ज्ञात करने के पश्चात उसको 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो आपको वहाँ से क्या हो जाता है, सहसंयोजक त्रिज्या क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सहसंयोजक त्रिज्या क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि सहसंयोजक त्रिज्या जो है एक्स किरणें विवर्धन से ज्ञात किया जाता है। तो सहसंयोजक त्रिज्या एक्स किरण, कौन सा भी रहा है, एक्स किरण विवर्धन से ज्ञात किया जा सकता है, विवर्धन से ज्ञात किया जाता है।
तो ये तो हमारा एक्स किरण विवर्धन से भी हम क्या कर सकते हैं भाई, ज्ञात कर सकते हैं। मेन तो हमारा ज्ञात करते हैं, वो मेन क्या है हमारा, ये वाला है जहाँ से सहसंयोजक त्रिज्या क्या किया जाता है, आपको ज्ञात किया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका सहसंयोजक त्रिज्या किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। वैसे वान डर वाल्स त्रिज्या भी आपका एक्स किरणें विवर्धन से ही क्या किया जाता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो ये ज्ञात करने का कुछ बात हो गया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो सहसंयोजक क्या होता है, हमारा जो त्रिज्या होता है उसका थोड़ा सा हम लोग जो है विशेषता की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ सहसंयोजक त्रिज्या की विशेषता। त्रिज्या की क्या देखेंगे हम लोग, विशेषता देखेंगे। ठीक है, तो हमको पढ़ना है आगे सहसंयोजक त्रिज्या की विशेषता। पहली विशेषता ये है कि सहसंयोजक जो त्रिज्या होता है उसका मान बंधों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, सहसंयोजक त्रिज्या का मान है ना, बंधों की प्रकृति पर निर्भर करता है। बंधों की किस पर निर्भर करता है भाई, प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे एकल बंध वाला जो होता है उसमें सहसंयोजक त्रिज्या का मान क्या होता है, आपका सबसे ज़्यादा होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या होता है, एकल बंध में सहसंयोजक त्रिज्या का मान सबसे क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। द्वि बंध में सहसंयोजक त्रिज्या का मान कम होता है, और हमारा ट्रिपल बंध में सहसंयोजक त्रिज्या का मान और क्या होता है, हमारा कम होता है। जैसे यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उस स्थिति में सहसंयोजक त्रिज्या का मान 0.77 एंगस्ट्रॉम को प्रदर्शित करता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसका मान 0.66 एंगस्ट्रॉम को प्रदर्शित करता है, और अगर कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उस स्थिति में ये जो मान है वो 0.602 एंगस्ट्रॉम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब हमारा जो भी सहसंयोजक त्रिज्या का मान बंध की प्रकृति पर निर्भर करता है। सिंगल बंध वाला जो होता है, सिंगल बंध में इसका मान सबसे ज़्यादा, डबल बंध में इसका मान सबसे उससे थोड़ा सा कम, और ट्रिपल बंध में सहसंयोजक का मान सबसे क्या होता है, आपका कम होता है। तो ये इसके पहले विशेषता को प्रदर्शित करता है। दूसरा इसकी विशेषता ये है कि हमारा जो सहसंयोजक त्रिज्या का मान वान डर वाल्स त्रिज्या के मान से कम होता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं आप कि सहसंयोजक त्रिज्या का मान वान डर वाल्स त्रिज्या से कम होता है, त्रिज्या से क्या होता है, हमारा कम होता है। तो ये भी आप इसके विशेषता में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। तो हम लोग कितना विशेषता लिख लिए, 2 विशेषता, बस काफ़ी है। तो इस तरीक़ा से सहसंयोजक त्रिज्या की परिभाषा, सहसंयोजक त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं उसको, और सहसंयोजक त्रिज्या की जो विशेषता है उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो है क्या देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं हम लोग, वो है आपका परमाणविक त्रिज्या और आवर्तिता। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है भाई, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो है वो है परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या जिसमें हम लोग मान लो सहसंयोजी त्रिज्या की बात कर रहे हैं, सहसंयोजक जो भी हमारा क्या है, त्रिज्या की बात कर रहे हैं, है ना। और आवर्तिता, और क्या देखेंगे हम लोग, आवर्तिता। तो हमारा टॉपिक क्या है भाई, हमारा टॉपिक है परमाणविक त्रिज्या और आवर्तिता। ये जो आवर्तिता होता है या परमाणुविक त्रिज्या है, इसका मतलब ये है कि आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या का या सहसंयोजक जो त्रिज्या होता है उसका किस प्रकार से उसमें आपको देखने को मिलता है। किसमें, आवर्त सारणी में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है भाई, हमारा आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या का क्या
आपका स्थिति होता है उसको पूछ रहा है। तो पहले हम लोग चलते हैं किसके पास, आवर्त के पास। किसके पास चलें, आवर्त के पास। वैसे आपको पहले से पता है आवर्त क्या होता है भाई हमारा, तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखा होता है, आवर्त जो क्या है सारणी में बना जो क्या है हमारा क्षैतिज जो पंक्ति है, क्षैतिज जो क्या है हमारा पंक्ति है, उस क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल में इस प्रकार से आपका क्या बना है, क्षैतिज कॉलम बना है। तो यही आपका क्या कहलाता है भाई, आवर्त कहलाता है। ये दाएं से यहाँ बाएं से दाएं चलेंगे ना, यही आवर्त कहलाता है। और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल आवर्तों की संख्या कितना है हमारा, 7 है। तो 7 है, तो ये हम लोग जानते हैं। तो जब आवर्त सारणी में हम लोग बाएं से क्या करते हैं, दाएं चलते हैं। बाएं से क्या करते हैं भाई हम लोग, दाएं चलते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम के बाद कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद हो जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद हो जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद हो जाएगा फास्फोरस, फास्फोरस है ना, उसके बाद सल्फ़र, सल्फ़र के बाद क्लोरीन। तो इस प्रकार अगर हम जाते हैं और लास्ट हो जाता है आर्गन। तो अगर हम क्या करते हैं, दाएं से क्या करते हैं हम लोग, बाएं जाते हैं, तो उस स्थिति में आपको पता है कि परमाणु आकार क्या होते जाता है आपका क्रमशः भाई, आपका घटते जाता है। क्या करते जाता है आपका, घटते जाता है। जैसे इसका ज़्यादा, ये उससे थोड़ा कम, ये उससे 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 कम, और ये सबसे कम होता है। तो जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होते जाता है, क्रमशः घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है। अर्थात उसकी परमाणविक त्रिज्या भी क्या होते जाता है आपका, कम होते जाता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है भाई, कम होता है। किधर से किधर जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर। तो आपको पूछ रहा है कि परमाणुविक त्रिज्या का आवर्त सारणी में क्या प्रभाव पड़ता है, तो आवर्त की बात कर रहे हैं। और आवर्त में जब हम बाएं से क्या करते हैं, दाएं जाते हैं, तो आप जानते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होते जाता है, अर्थात नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होते जाता है, आकर्षण जो है बढ़ता जाता है, मतलब परमाणु त्रिज्या का मान कम होते जाता है। तो ये तो हो गया आपका परमाणु त्रिज्या का मान बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है आपका, कम होता है, क्योंकि परमाणु आकार क्रमशः क्या होते जाता है, घटते जाता है। अब ये परमाणु आकार कम क्यों होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। परमाणु आकार के जो कमी है वो इसलिए कमी होता है, या परमाणु त्रिज्या में जो कमी है वो इसलिए होता है कि जब हम क्या करते हैं, बाएं से क्या करते हैं हम लोग, दाएं चलते हैं, तो उस स्थिति में कक्षा चेंज नहीं होता है। कक्षा चेंज नहीं होता है मतलब जो कक्षा पहले वाला का रहता है वही कक्षा बाद वाले का भी वही रहता है। जैसे इसका परमाणु क्रमांक 11 है और हम आर्गन का परमाणु क्रमांक की बात करें तो 18 है, इससे पहले वाला का 17 है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो 2 8 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, ये 1 हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा भाई हमारा, 2 8 और कितना होता है 1। और अगर मैं 17 या 18 के लिखूं तो इसका कितना हो जाएगा, 2 8 और कितना 7, और 18 का लिखूंगा तो 2 8 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इसमें दोनों में, इसकी बात करें चाहे उसकी बात करें, कक्षा वही का वही है, कक्षा चेंज नहीं हो रहा है। पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, फर्स्ट n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। तो इसमें 3 कक्षा है, कितना कक्षा है, 3। यहाँ पर 3 ही कक्षा है, देखो यहाँ पर n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर कितना है 3। इनमें भी 3 कक्षा है, इसमें भी कितना कक्षा है हमारा, 3 ही कक्षा है, n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3। तो आप देख रहे हैं दाएं से बाएं चल रहे हैं तो कक्षा चेंज नहीं हो रहा है। पहले भी तीसरा कक्षा था, बाद वाला भी कक्षा जो है तीसरा ही है। चेंज कौन हो रहा है, उनमें पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन, उनमें पाए जाने वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर हम सोडियम में बात करें, सोडियम में अगर हम बात करें तो सोडियम में आप देख रहे हैं कि सोडियम जो होता है उसके पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में कितना है हमारा, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 7 और ये 8, और तीसरा में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम क्लोरीन के पास चले जाएं तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में हम बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा कितना है हमारा 8 इलेक्ट्रॉन।
और थर्ड की बात करें तो इसके पास कितना है हमारा 7 इलेक्ट्रॉन। कितना है 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाभिक और ये जो एक अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है उतना ही आकर्षण करता है जितना उसकी क्षमता होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाभिक पर ये अंतिम कक्षक का जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके अपेक्षा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो नाभिक के प्रति क्या करता है ज़्यादा आकर्षण प्रदर्शित करता है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो पूरा नाभिक की तरफ क्या होता है ज़्यादा आकर्षित होता है, और ये बेचारा एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है कम आकर्षित होता है। और जितना ज़्यादा आकर्षण होता है आकार वैसे वैसे क्या होता है छोटा हो जाता है। यही वजह है कि बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होते जाता है आपका छोटा होते जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें नाभिकीय आवेश क्या होते जाता है आपका बढ़ते जाता है। कौन सा आवेश बढ़ता है भाई हमारा नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्वेश्चन आता है भाई ये, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे, है ना, इतना थ्योरी लिखवाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको अगर क्वेश्चन करता है कि दाएं से बाएं जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है या नाभिकीय जो है परमाणु त्रिज्या जो है आपका क्या होता है हमारा घटता है, तो क्यों घटता है क्यों बढ़ता है, तो फिलहाल घट रहा है तो क्यों घट रहा है, तो आप बताना कि दाएं से बाएं जाने पर नाभिकीय जो आवेश है वो क्या होते जाता है आपका बढ़ते जाता है, अर्थात नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इसलिए नाभिकीय आपका क्या होते जाता है आपका आवेश बढ़ता है और आकार संकुचित हो जाता है। तो ये इसमें स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं, आवर्तक के बारे में बता सकते हैं और क्यों कम रहा है, क्यों परमाणु त्रिज्या कम हो रहा है उसका स्पष्टीकरण आप दे सकते हैं। तो ये किसके लिए हो गया हमारा आवर्तक के लिए हो गया। अब हम थोड़ा सा वर्ग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्ग का। वर्ग या समूह बोलते हैं। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में इस प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर क्या बनता है हमारा कालम जो बना है, कौन सा कालम भाई? ऊर्ध्वाधर कालम। ऊर्ध्वाधर जो क्या बना है कालम या पंक्ति आपको जो देखने को मिलता है ये ऊपर से नीचे की ओर जो बना है, तो ये जो पंक्ति है यही आपका क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है ना। जैसे यहाँ तत्व को रख देते हैं हम लोग और तत्व को क्या करते हैं हम लोग रखते हैं, तो ये जो ऊपर से क्या होता है जो नीचे आपको देखने को मिल रहा है यही आपका क्या कहलाता है आपका वर्ग कहलाता है। और वर्गों की टोटल संख्या की अगर हम बात करें तो कितना वर्ग है भाई हमारा 18 वर्ग है। कितना वर्ग है? 18 वर्ग है। तो 18 वर्ग में आप देखते हैं कि ऊपर से हम क्या करते हैं जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे आकार क्या होते जाता है आपका बढ़ते जाता है, आकार बढ़ते जाता है, आकार बढ़ते जाता है, आकार बढ़ते जाता है, आकार बढ़ते जाता है। मतलब ऊपर से नीचे आने पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मतलब परमाणु त्रिज्या या परमाणविक त्रिज्या आपका क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि परमाणु आकार बढ़ रहा है, क्योंकि परमाणु आकार क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है, इसलिए परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है। अब परमाणु आकार क्यों बढ़ता है भाई स्पष्टीकरण 2 पूछेगा। तो परमाणु आकार इसलिए बढ़ता है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं कक्षा की संख्या बदलता है। जैसे हाइड्रोजन में 1 कक्षा होता है, हीलियम में 2, लिथियम में 3, इसमें 4 कक्षा, इसमें 5 कक्षा, इसमें 6 कक्षा और इसमें 7 कक्षा होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर कक्षा आपका क्या होता है चेंज होता है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर क्या करेंगे 5वां। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे आने पर कक्षा क्या होते जाता है आपका चेंज होते जाता है, इसलिए आकार क्या होते जाता है आपका बढ़ते जाता है। साथ ही इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कक्षा चेंज हो रहा है और कक्षा चेंज हो रहा है मतलब बच्चा क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, इस वजह से ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि कक्षा चेंज होता है। अब देख लो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 1s कितना आता है हमारा 2 आता है, मतलब पहला कक्षा है। और अगर पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p हमारा कितना हो जाता है, ये हो गया 10, 10 तो 12, 12 और 6 कितना हो गया 18। ठीक है, 2 2 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 1 19 बचा है। तो 4 के बाद क्या आ जाता है 3s2, 3p6 और 4s1 में आ जाता है। तो कौन सा कक्षा चला गया? चौथा कक्षा में चला गया। देखो कौन सा कक्षा में? चौथा। तो ऊपर से नीचे आने पर कक्षा क्या हो रहा है आपका चेंज हो रहा है। यही वजह है कि परमाणु आकार बढ़ता है और परमाणु आकार बढ़ने से परमाणु त्रिज्या भी
बढ़ता है। तो इस तरीक़ा से आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही करते हैं भाई। आने वाला जो क्लास है उसमें हम जो है धात्विक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या और भी जो जैसे टॉपिक पढ़े हैं आयनन एंथैल्पी, उसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, संयोजकता, ये सब हम क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं भाई। ओके।